हे एवरीवन, दिस इज प्रकाश ठाकुर एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट एकेडमी। गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग 100 मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे। और आपको पता है सीमेट के जीके वाले पोर्शन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। करीब करीब 4 to 5 क्वेश्चंस जो है ना आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और 4 to 5 4 क्वेश्चंस भी आए तो 20 मार्क्स कवर होंगे। तो आज सारे डेडलीस्ट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो भी इतना करके जाओगे तो बहुत हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने पढ़ाई किया है तो यहाँ मेरे साथ में क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराऊंगा जो सीमेट एग्जाम के कंसर्न से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन की ये सीरीज को स्टार्ट करते थे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर देना है। क्वेश्चन देखते ही आंसर देना शुरू करो आप लोग। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स है, सभी पार्ट्स में अलग अलग चीजें जो है ना लिखा हुआ है या रूल्स बने हुए हैं। तो आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट्स जो है इनमें से किस पार्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ये है पार्ट थर्ड पार्ट में। लर्न कर लो। अगर अभी देखो बहुत डिस्कशन नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट बहुत सारे होते हैं, अब उसको डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। और अपने को क्या करना है, 1 से 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन कवर भी करने, क्योंकि आपके पास टाइम भी ज्यादा नहीं है। तो मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूं। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसे कहा जाता है? आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसे बोलते हैं हम लोग। चलो अब मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इतना देर एनफ है, इतनी देर में आपको आंसर बता देना। जब तक मैं पढ़ रहा हूँ आप कोशिश करो आंसर दे दो। इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट, the idea of directive principle of state policy was borrowed from constitution of which country। तो इसमें कैसा हुआ देखो, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग कमिटी थे। उस सब कमिटी में बहुत सारे लोग थे, टीम थे। वो टीम दूसरे दूसरे कंट्री गए थे रिसर्च करने, और उन्होंने अलग अलग कंट्री के जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और वहां से जो भी रूल उन्हें बहुत अच्छा लगा वो हमारे इंडिया के लिए बनाने के लिए वो रूल लेके आए। तो उसमें कैसा है कि कौन सी कंट्री से कौन सी रूल लेके आए, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो ये बोल रहे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का रूल जो है वो कहां से लेके आए थे, तो आपको यही बताना था। चलो इसका राइट आंसर क्या है, आयरलैंड से लेके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the maximum number of member in the लोकसभा। तो जो लोकसभा है हमारा पार्लियामेंट का, लोअर हाउस एंड अपर हाउस होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के अंदर में टोटल कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं ये आपको बताना। ये है 552 मेंबर हो सकते हैं। ये लर्न नहीं करो भाई, नहीं कुछ है मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, तो 552 हो सकते हैं। फिलहाल अभी बहुत ज्यादा डीप में जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, The right to equality is mentioned in which article of the constitution। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। अब आर्टिकल मतलब क्या होता है, एक स्टेंजा। मतलब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ोगे ना तो उसमें कैसा रहेगा, एक स्टेंजा में रूल 1 लिखा रहेगा, आर्टिकल 1 के बारे में डिस्क्राइब है। फिर स्टेंजा चेंज होके आर्टिकल 2। तो एक एक स्टेंजा जो लिखा रहता है एक चीज के बारे में, एक रूल जो लिखा रहता है उसी को आर्टिकल कहते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बात किया गया आपको ये देखना है। तो या तो आपने पढ़ा होगा तो आता होगा, नहीं तो अभी मैं बता दे रहा हूं। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 14 to 18। मतलब आपको याद रखना, राइट टू इक्विलिटी कहां आता है, आर्टिकल 14 to 18 में ये बात डिस्कस किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए प्लीज, आप अपना काम चालू रखो। इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडोप्टेड। कौन से ईयर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, ये क्वेश्चन दे रहा है। अभी जल्दी से आप आंसर बताओ इसका, आप जल्दी कमेंट करो। कौन से ईयर में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1949 में। ठीक है, अडॉप्ट कब किया गया था, 1949 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे ये सब। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं ये डिस्कशन किया गया है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ राइट आंसर क्या होगा। हाँ राइट आंसर बताओ जल्दी से। चलो तो इसका राइट आंसर है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो मैं बहुत डीप में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि अब टाइम नहीं बचा इतना कि हम इतना डिस्कशन करें डीप में। बहुत कम टाइम में 100 क्वेश्चन कवर करने, कम टाइम में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर थे चेयरमैन, इसलिए इन्होंने बहुत मेजर रोल किया और इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया। इंडिया की जो प्रिम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहती है, क्या बताती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वही बताना है आपको। ये ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर। आप लोग जल्दी आंसर दो जल्दी से, ठीक है, इतना ही टाइम मिलने वाला है, आप जल्दी आंसर दो, फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँ, ज्यादा टाइम नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए है, वो बोलती है कि इंडिया क्या है, एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इंडिया क्या है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। बस लर्न करो अभी कि ये इंडिया प्रिम्बल क्या बोलती है इंडिया के बारे में, यही बोलती है कि इंडिया ये है, तो इसको लर्न करो। अब इस सब के अपने अपने बहुत बड़े मीनिंग्स होते हैं, अगर मैं इनको डिस्कस करूंगा तो मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत बड़ा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को 100 क्वेश्चन में लगाना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जल्दी में आपका काम बन जाए एग्जाम क्रैक करने के लिए, बहुत डीप में नहीं जाना हमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द विच कंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में एक कॉन्सेप्ट चलता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि एक स्टेट के आदमी के पास एक ही मतलब कि वोटिंग कार्ड होगा। जैसे गुजरात में हो तो आप एक ही वोटिंग कार्ड बना सकते हो गुजरात में, यूपी में भी नहीं बन सकते, बिहार में भी नहीं जा सकते, राजस्थान में भी नहीं, महाराष्ट्र में। एक स्टेट में पूरे इंडिया में कहीं भी आपका सिटीजनशिप होगा कि आप वहां के हो। चलो ठीक है, हो गया। अब ये कौन से कंट्री से लिया गया है, ये लिया गया यूनाइटेड किंगडम, यूके से लिया गया है। बस लर्न कर लो, सिंगल सिटीजन कहां से लिया गया है, यूके से लिया गया है। यही क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। ऑप्शन भले बदल जाएंगे, ओवरऑल क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले, ऑप्शन जरूर बदल सकते, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड ऑन, कब से लागू किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछा गया। जल्दी से बताइए इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब से लागू हुआ था भाई, जल्दी आंसर दो, इतने देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये इन्फोर्स लागू कर दिया गया था, पर बंद तो ये पहले गया था 1949 में, देखा था आपने डेट कि वहां पे स्टार्ट कर दिया था। तो चलो हम नेक्स्ट आते हैं, आप लोग आंसर दीजिए, क्वेश्चन देखते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अलग अलग पार्ट्स हैं, पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट्स हैं, फिर उन पार्ट्स में अगर डेटा सारे डिटेल नहीं आ पाए हैं तो उसके बाद अलग अलग शेड्यूल्स भी बांटे गए हैं और सबको मिला के मतलब फिर आर्टिकल्स भी रखे गए हैं। तो बहुत डिटेल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ये क्वेश्चन बन जाएगा कि दुनिया का वर्ल्ड का सबसे लेंदी, सबसे डिटेल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, और रिटन डॉक्यूमेंट में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे डिटेल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो ये बोल रहा है कि कौन से शेड्यूल में जो है ना बात किया गया एंटी डिफेक्शन का, तो इसका राइट आंसर है शेड्यूल 10 में बात किया गया एंटी डिफेक्शन। लर्न करो एंटी डिफेक्शन किस में बात किया गया, शेड्यूल 10 में। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इधर के ऑप्शंस बदल जाएंगे पर एक आंसर तो आएगा कि एंटी डिफेक्शन किस में दिया गया है। फिलहाल इतना कर लो, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो इतना तो कर लो, अच्छी तैयारी है तो अभी आंसर दे दो। द इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। कौन सी कंट्री से इमरजेंसी वाला रूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यूएसए से, जर्मनी से, यूएसएसआर, रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कहां से लिया गया है इमरजेंसी वाला प्रोविजन जो होता है। जब इमरजेंसी आता है तो सबसे बड़ा पावरफुल कौन बन जाता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारे चीज जो है ना वहां पे चेंज हो जाते हैं। मतलब प्रेसिडेंट के सामने किसी की पावर नहीं चलती। कब, जब इमरजेंसी होगा ना तो पीएम की पावर नहीं चलती, जब इमरजेंसी नहीं होता तो पीएम की ज्यादा पावर चलती है। तो चलो हम लोग, इसका राइट आंसर है जर्मनी से लिया गया है ये वाला प्रोविजन। इमरजेंसी वाला रूल कहां से सीखा, जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जल्द आंसर देना, आप आंसर देना शुरू करो। द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू प्रिम्बल बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो अमेंडमेंट का मतलब होता है, संविधान में एक रूल ये भी है कि अगर समय के साथ बदलाव की जरूरत पड़े तो हम उसे बदल सकते हैं। इसके लिए लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होता है और वो बिल लाके सब, अगर उसके लिए मेजोरिटी लोग हाँ बोलते हैं तो रूल बदल जाते हैं। तो अमेंडमेंट मतलब चेंजेस कर लेना। तो कौन सा चेंजेस करके सेक्युलर वर्ड डाला गया है कहां पे, प्रिम्बल के अंदर, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार आ जाता है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट करने पे सेक्युलर वर्ड को प्रिम्बल में ऐड किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
कंटेन्स द फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखो इसमें पार्ट की बात कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटी की बात की है। मैंने पहले बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल है, तो इसमें कौन से पार्ट में ये डिस्कशन आया है फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये आप समझ सकते हो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट, चलो आप कमेंट करके जल्दी आंसर बताओ। Which article of the Indian Constitution is related to the अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारे देश में पहले छुआछूत मतलब टचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट चलता था, तो अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट को हटाने का रूल कहां से, किस आर्टिकल में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आर्टिकल नंबर 17 में डिस्कस किया गया है कि पूरे भारत में हर कोई इक्वल है, किसी से कोई ऐसा छुआछूत वाला ऑप्शन नहीं रख सकता कि इसको छूने से खराब हो जाएगा चीजें, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। तो ये इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है कि सब कोई बराबर है देश में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Who appoints the Chief Justice of India? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। लर्न कर लो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। फिलहाल कम टाइम में इतना कर लो, एनफ है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, बना था, तब कितने शेड्यूल है, अभी तो बहुत बदल गए। जब बना था तब 12 शेड्यूल थे, सॉरी 8 शेड्यूल थे। जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे जब स्टार्ट हुआ था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट बनने, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई। ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है 35 ईयर्स। उससे पहले आप इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको आंसर देना, प्लीज आप कमेंट करके आंसर दीजिए, जब तक मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपका आंसर आ जाना चाहिए। हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। देखो इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं अपने तरफ से। तो वो नॉमिनेट कितने को कर सकते हैं राज्यसभा में, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर है 12 मेंबर को कर सकते हैं। कितने, 12 मेंबर को कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है 12 मेंबर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये सब लर्न कर लो भाई, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, कैसे इलेक्टेड होते हैं वो, तो आपको ये आंसर देना, जल्दी से बताओ कौन चुनता है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को। इसका राइट आंसर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो लोग चुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट कौन होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, आम आदमी वाला। नेक्स्ट, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, कौन से आर्टिकल है जो प्रोक्लेमेशन कर रहा है नेशनल इमरजेंसी का, ये आपको बताना है। तो चलो इसका राइट आंसर जल्दी से आप बताओ कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो मैं बता दे रहा हूं, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 352। 352 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। पंचायती राज वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेज करके पंचायती राज लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्या होता है, शायद मैंने एक्सप्लेन किया हो, नहीं तो अगेन बता रहा हूं। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एक रूल है चेंजेस लाने का। मान लो कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे पुराने रूल है, अब समय के साथ थोड़ा बदलाव करना चाहिए, तो लोकसभा और राज्यसभा में इसके लिए बिल लाना पड़ता है। बिल पास हो जाता है मेजोरिटी से, मतलब ज्यादातर अगर सांसद बोले कि हाँ डन करते हैं तो रूल पास हो जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन कर लेते हैं, फिर रूल बन जाता है नया। तो ये जो चेंज होते पुराने रूल में, इसको कहते हैं अमेंडमेंट करना। तो राइट, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज आया है, इसका राइट आंसर होगा 73rd अमेंडमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first president of India? इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, जल्दी बताओ। इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये लर्न ही कर लो, इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट। तो फंडामेंटल राइट में पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी आता था, इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट करके, कौन सा चेंजेस किया, तो उसका राइट आंसर है 44th अमेंडमेंट करके राइट टू प्रॉपर्टी को राइट फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये 44th अमेंडमेंट याद कर लो, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कब हुआ, 44th अमेंडमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विथ द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कौन सी आर्टिकल है जो जिससे प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के थ्रू किया जा सकता है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 का यूज करके प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में यूपीएससी के बारे में बात किया गया है। यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस के एग्जाम कंडक्ट कराता वो, तो किस आर्टिकल में उसके बारे में बात किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इतना तो लर्न कर ही लो भाई, एग्जाम से 1-2 दिन पहले इतना बता ही दे रहा हूँ। आर्टिकल 315, तो 315 आर्टिकल में यूपीएससी की बात किया गया। ये सारे के सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना लर्न कर लोगे तो बहुत हद तक कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा। आपको इसके बारे में बहुत डीप में पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। इसके लिए पेड बैच एनुअल ज्वाइन करो, और एनुअल पेड बैच में आप ये सारी चीजें डील में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, एक एक लेक्चर्स 500 प्लस लेक्चर अगले साल में रखने वाला हूँ एनुअल पेड बैच में, जिसमें कि क्या रहने वाला, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों वीडियोस होंगे। तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना हो अगले सेशन में, या किसी फ्रेंड को तो जरूर रिकमेंड कर देना। वो 500 लेक्चर्स होंगे, फिर आपको ऐसा जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करना पड़ेगा, एकदम रिलैक्स हो गए एग्जाम से पहले कि हाँ आपने 99, 98, 99, 100% ले आएंगे। बट 1 साल पढ़ो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, फिर वो 2-1 महीने में सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है। तो 1 साल अच्छे से पढ़ो, तो अब पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। मैं 1000 लेक्चर भी दे दूं तो कुछ नहीं होगा अगर आप पढ़ोगे नहीं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, कौन से कंट्री से जुडिशियल जो रिव्यू है ये वाला कॉन्सेप्ट लिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, यूएसए से लिया गया था, यूएसए से लिया गया। जब तक मैं ये रीड करता हूं आपको अपना आंसर दे देने का है, जब तक मैं रीड करता हूं आपको अपना आंसर दे देना, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम मत लो, ताकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप, इसमें से कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें सिटीजनशिप की डिस्कशन किया गया है, उसके बारे में जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा, कमेंट जल्दी जल्दी करो, फास्ट। चलो, तो इसका राइट आंसर है पार्ट 3 में सिटीजनशिप की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक मैं पढ़ रहा हूं आपको आंसर दे देना है। द आइडिया ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वल प्रोटेक्शन लॉ जो है लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, क्योंकि फिर मैं तुरंत बता दूंगा। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को ये भी लग रहा होगा बहुत फास्ट चल रहे भाई, 100 क्वेश्चन कवर करना है, और आप लोगों का बहुत कमेंट आया सर जल्दी कराओ, फास्ट करा दो, ताकि आपके एग्जाम जल्दी कवर हो जाए। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए से लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या है, यूएसए। याद कर लो भाई, द आइडिया ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन लॉ कहां से लिया गया, यूएसए से। तो आपके ये कवर हो जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि आइडिया ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन कहां से लिया गया, ये बाकी ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, आंसर वाले ऑप्शन तो वही रहने वाले। नेक्स्ट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वही बता रहा हूं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल में ये बात किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बदलाव किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में बदलाव करने का, अमेंडमेंट करने का पावर देता है, वो बताना है यहाँ पे। तो जल्दी से कमेंट करो, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट चेंज करने का पावर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग आंसर दो। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंक्यूरेंट लिस्ट एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द विच कंट्री। देखो, कंकरेंट लिस्ट मतलब होता है ऐसी लिस्ट जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की बात होती है।
जहां पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी चीजें जो दोनों के अंडर कंट्रोल में आता है उसको कंकरेंट लिस्ट भी बोल सकते हैं। तो वो किस कंट्री से लिया गया है, जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होने वाला ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं फास्ट टाइम में जल्दी कर सके चीजों को, इसलिए थोड़े से फास्ट चल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर ऑफ डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर इनमें से किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्रेसिडेंट, किसके पास है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। लोकसभा को डिसॉल्व करने का, खत्म करने का किसके पास पावर है, जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा। चलो तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर है लोकसभा को डिसॉल्व करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34, Which article guaranteed the right of freedom of the religion। कौन से आर्टिकल ना गारंटी देता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब अपने मन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म में रहना, उसकी तरह से उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की गारंटी कौन देता है हमें, कौन से आर्टिकल में देता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ आंसर। अब मैं बता दे रहा हूं, इतने देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए भाई। अगर आपको आ रहा है तो आपके आंसर आ जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 में इसके बारे में डिस्कशन किया गया, आर्टिकल 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, देखो द 42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ उसे एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल अमेंडमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। आप लोग अपना कमेंट जल्दी कीजिए, थोड़ा फास्ट फास्ट हाथ बढ़ाइए। चलो इसका राइट आंसर है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल के हिसाब से प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी बुला सकते हैं कि भाई हाँ इमरजेंसी का कंडीशन आ गया है, अब सारा पावर प्रेसिडेंट के हाथों में चला जाएगा। जब इमरजेंसी आता है तो सारा पावर प्रेसिडेंट के हाथ में, और उसको बोलते हैं ना राष्ट्रपति शासन लग जाना, मतलब राष्ट्रपति के हिसाब से सारी चीजें चलता है। फिर प्राइम मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर सारे जीरो, फिर प्रेसिडेंट का ही सारा चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 352। ठीक है, 352 आर्टिकल्स के हिसाब से ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, बना था, तब ओरिजिनल कंडीशन में कितने फंडामेंटल राइट्स रखे गए थे, आपको बताना है। इसका राइट आंसर बताओ, 6, 7, 8, 10, 6, 7, 8 एंड 10। जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका, कितने थे। तो इसका राइट आंसर है 7। स्टार्ट में कितने रखे गए थे, 7। आई होप, बस देखो मेरा ये इतना ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा फास्ट चल रहे, और फास्ट इसीलिए चल रहे, कम टाइम में इतने कम से कम पढ़ लो। इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लेना, आप सबसे रिक्वेस्ट है, इतना 2-3 बार रिपीट करो कि आपको याद ही हो जाए ये सारे जो मैं अभी बता रहा हूं। इसमें से क्वेश्चन बहुत हद तक आ जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जीके का एक पार्ट को कवर हो जाएगा सिर्फ 1 से सवा घंटे के लेक्चर में। तो मुझे नहीं लग रहा इससे ज्यादा फास्ट और कंप्लीट आपके लिए कुछ हो सकता है। इतना कर लो, आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी इतने से बहुत कुछ कवर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। 73rd अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। देखो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पंचायती राज के बारे में इसके में डिस्कशन किया गया, अमेंडमेंट किया गया मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग आंसर देना शुरू कर दो। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके थ्रू लोकसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है। अभी हमने इससे पहले राज्यसभा का पढ़ा, अब लोकसभा का भी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा। 2, 10, 12, 5 कितना होगा, 2, 10 जो है ना 12, 5 में से कौन सा आएगा। तो देखो इसका राइट आंसर है 2 मेंबर। 2 मेंबर को लोकसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। राज्यसभा में 12 था शायद। हाँ नेक्स्ट पे आते हैं, Which article provides for the establishment of finance। कौन से आर्टिकल जो है ना फाइनेंस को स्टैब्लिशमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है, कौन से आर्टिकल के थ्रू फाइनेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या फाइनेंस की बात होता है इसमें। तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में फाइनेंस को स्टैब्लिशमेंट किया गया है, राइट। तो आपको ये चीजें लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप लोग इसका आंसर देना शुरू कीजिए। द 9th शेड्यूल वॉज एडेड बाई विच अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट करके 9th शेड्यूल एडेड किया गया था? सबसे पहले इनिशियल 8 शेड्यूल थे, तो 9th फिर 10 फिर 11 फिर 12 ऐसा, तो कौन सा जो अमेंडमेंट करके 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, ये आपको आंसर देना, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट करके 8 से 9 शेड्यूल बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है, Which part of the Indian Constitution deals with Union Territories? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में यूनियन टेरिटरीज के कॉन्सेप्ट को डील करता है? कौन से पार्ट है जिसमें यूनियन टेरिटरीज के सारे रूल्स रेगुलेशन की बात किया गया है? ये आपको बताना, जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है पार्ट, ये देख लो बी इसका राइट आंसर है, यानी कि 8th पार्ट में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 8th पार्ट में ये डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो कितने सालों के लिए उनका जॉब होता है या कितने साल के लिए चुने जाते हैं? ये आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है ना, मतलब रिटायरमेंट टेन्योर कितने दिन का होता है, मतलब कितने सालों का होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी, या 6 ईयर के लिए होता है, या तो फिर 65 ईयर के वो हो जाए। एज 65 होगा तो रिटायर्ड हो जाएंगे, अगर एज नहीं है तो 6 ईयर तक वो रहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article deals with the special status of Jammu and Kashmir before, ये है एब्रोगेशन। तो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस के लिए कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको बताना है, कौन सा आर्टिकल में उसके लिए दिया गया है सारा डिटेल्स। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हालांकि अब ये चेंज हो गया है, पर ये पहले था। तो 370 आर्टिकल्स में इसके बारे में दिया गया था, जम्मू कश्मीर के बारे में उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, बाद में अब ये हटा दिया गया है 370 आर्टिकल, तो इसलिए जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन किया गया है, बताया गया है, ये बताना है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतना टाइम एनफ है आप लोगों को कि इसका आंसर क्या होगा वो बता दें। चलिए मैं आंसर बता दे रहा हूं, इसका राइट आंसर होगा सी, आर्टिकल 36 से 51 में। आर्टिकल 36 से 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, जल्दी आंसर बताइए। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, जल्दी से आंसर बताइए। ये सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, अगर इतने भी लर्न हो गए तो आपका बहुत हद तक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कवर हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट ही कवर कर रहा हूं। देखो इसका राइट आंसर होगा गवर्नर। कौन अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को? गवर्नर अपॉइंट करता है। तो आई होप आप रेड समझ गए होंगे ये वाला कॉन्सेप्ट भी। नेक्स्ट आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, देखिए आंसर दीजिए। द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बारे में मेंशन किया गया, ये आपको बताना है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तैयारी किया है, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताइए। चलो अब मैं बता दे रहा हूं, इतना टाइम है ना, फिर भाई आप इतने में नहीं दे पा रहे हो आंसर तो प्रॉब्लम है। आर्टिकल 131 में, आर्टिकल 131 में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आप लोग पहले आंसर दीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, द प्रोविजन फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कस किया गया? ये तो करंट अफेयर से टाई अप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना ही होगा, ये न्यूज में रहता है यूनिफॉर्म सिविल जो है ना कोड, इसका मतलब सभी धर्म सभी लोगों के लिए सेम नियम कानून होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए नियम कानून सेम होगा, इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये किस आर्टिकल में बात किया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब मैं बता दे रहा हूं आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आप पहले ही आंसर दो,
पहले आंसर दो, जैसे मैं यहां आ रहा हूं आप आंसर देना शुरू कर दो। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ यूनियन? यूनियन का सबसे हेड कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे हेड कौन होते हैं यूनियन के? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट होते हैं यूनियन के हेड। यूनियन के हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब आप लोग आंसर देना शुरू कर लीजिए, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन? कौन से आर्टिकल में जो है ना वो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में बात किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61 में किया गया है। आर्टिकल 61 में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आप लोग आंसर दीजिए। आप अपना आंसर देना शुरू कंटिन्यू रखिए प्लीज, आप लोग कंटिन्यू अपना आंसर देते रहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीडर स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? जो प्रोसीडर स्टेब्लिश्ड लॉ है ये कौन से कंट्री से लिया गया है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसका राइट आंसर होगा जापान से लिया हमने, ये जापान से हमने लिया है। ये याद कर लो भाई, प्रोसीडर स्टेब्लिशमेंट लॉ किससे लिया? जापान से लिया। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे सारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जिससे आपका कम टाइम में पूरी तैयारी हो जाए इसके लिए। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस इंडिया की है जिसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, ये आपको बताना। जल्दी कमेंट करके बताइए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है 8th शेड्यूल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिए प्लीज। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देना शुरू कर लीजिए। Which article allow the parliament to make law on the state list subject under the certain condition? भाई कुछ खास कंडीशन में पार्लियामेंट को कौन सा एक्ट जो है ना वो अलाउ करता है स्टेट के अंदर कौन से चीज आएंगी वो डिफाइन करने का। ठीक है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनके अंदर होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, उनकी लिस्ट होती है। मतलब अब उसमें अगर कोई स्पेशल कंडीशन आए तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रूल्स को बदल सकते हैं। वो किस आर्टिकल में, उसके बारे में डिस्कशन किया है। चलो जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बता दो, इतना टाइम बहुत एनफ है, जितना मैं समझा रहा हूं इतने देर में आपके आंसर आ जाने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 249। किसमें डिस्कशन किया गया है? ये आर्टिकल 249 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आंसर देना जल्दी। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। Who presides over the joint session of the parliament? तो यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कौन प्रोसाइड्स करता है, ये आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा ही कंडक्ट करते हैं दोनों सेशंस को ज्वाइंटली। नेक्स्ट आप आंसर दीजिए, आप लोग अपना आंसर चालू रखो। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन कमीशन? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड चीजों को डील करता है? कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन को बात किया गया है उसके बारे में ये बताना है। जल्दी बताइए कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन को डील करता है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 324। 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कशन किया गया या उनके सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें बात किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाओ। द नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द इंडिया हाउ मेनी टाइम्स? मतलब अब तक इंडिया में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी जो है ना डिक्लेयर्ड किया गया है ये बताना है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। इंडिया में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है? ज्यादातर नेशनल इमरजेंसी बहुत ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर हो या फिर ज्यादातर वॉर वाले सिचुएशन में, अगर दो देशों में फाइट हो जाता है तो वहां पे इस तरह से कुछ किया जाता है। चलो देखते हैं क्या राइट आंसर है। 3 टाइम किया गया है, 3 टाइम किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। द राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल के हिसाब से राइट टू एजुकेशन
एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि कौन से आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में माना गया है, वो बताना है आपको। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। राइट टू एजुकेशन कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, कौन से आर्टिकल में उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 21A में। 21A में राइट टू एजुकेशन की बात किया गया है, और ये सब किसमें फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कौन से आर्टिकल के हिसाब से यूनियन बजट, जो हर मतलब आप देखते होंगे ना बजट बनता है हमारे कंट्री में, तो वो बजट कौन से आर्टिकल के हिसाब से बनता है, वो उस बजट बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल हमें पावर देता है, या किस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया उसके बारे में, ये बताना है। जल्दी बताओ राइट आंसर इसका, जल्दी राइट आंसर बताओ। जब तक मैं बोलता हूं कुछ भी डिस्कशन करता हूं तब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 में यूनियन बजट के बारे में बताया गया सारी चीजें, इसके सारे रूल्स यूनियन बजट के जो भी है वो सब आर्टिकल 112 में लिखा गया है। नेक्स्ट, which constitutional amendment added the words socialist and secular to the preamble। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये दो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड कौन सा अमेंडमेंट में किया गया है, एड ऑन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल में। जल्दी आंसर बताओ, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है 42nd में किया गया है, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग आंसर दीजिए इसका, आप आंसर देना शुरू करिए। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं, ये बताना है। आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा 250 हो सकते हैं राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा की डिस्कशन पहले कर चुके हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन याद रखो, डायरेक्ट आ जाएंगे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है 250। नेक्स्ट, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। द टर्म ऑफ लोकसभा इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में लोकसभा के बारे में, लोकसभा टर्म को डिस्क्राइब किया गया है इनमें से, जल्दी बताओ। कौन से आर्टिकल में लोकसभा टर्म वर्ड को यूज किया गया है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो तो इसका राइट आंसर होने वाला है आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 83 में लोकसभा टर्म को यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर दो। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला शेड्यूल है वो किस बारे में है, इनमें से किस टॉपिक के बारे में डील करता है, तो ये आपको बताना है। जल्दी से एक्सप्लेन करो, जल्दी आंसर बताओ। चलो देखते हैं अब, ठीक है। इसका राइट आंसर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग फर्स्ट शेड्यूल में। यूनियन मतलब पूरा इंडिया की बात कर रहे हैं, और उसके जो भी टेरिटरीज है पूरे एरिया इंडिया के, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आंसर दीजिए पहले। विच बॉडी रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। देखो स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलना चाहिए, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बॉडी है, कौन है बॉडी, मतलब इंसान की बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, कौन सा जो है ना मतलब डिपार्टमेंट है या कौन है जो ये डिसाइड करता है कि किसको कितना टैक्स मिलना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो मैं बता दे रहा हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन। किसको कितना मिलना चाहिए कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल अंडर विच आर्टिकल। फंडामेंटल राइट जो है उसके लिए क्या बताया, जस्टिसिएबल है किस आर्टिकल के हिसाब से, जल्दी बताओ कमेंट करके आंसर, जल्दी से बताओ कमेंट करके आंसर। फंडामेंटल राइट जो है ना जस्टिएबल बोल सकते हो या जस्टिसिएबल है, जस्टिस के बाद एबल लगा दिया, जस्टिसिएबल है कौन से आर्टिकल के हिसाब से, तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 32 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज एडेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? कौन सा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करके एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था? कौन सा अमेंडमेंट करके? जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ इसका। देखो इसका राइट आंसर होगा 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट करके एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है ना बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपको लर्न करने, प्लीज इसको लर्न करिए। इतने टाइम में इतने क्वेश्चन कर लोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत हद तक चीजें सॉल्व हो जाएगा आपका। तो इतना प्लीज लर्न कर लेना भाई। 1 घंटे का लेक्चर, 1.25 घंटे का लेक्चर होगा, इसमें ये कर लोगे, इसको 2-3 बार रिपीट करके देख लो, याद ही हो जाएगा। और ये याद हो गया, आपके क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। Which article empowers the president to consult सुप्रीम कोर्ट? कौन सा इसमें आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करे? ये तो जल्दी से बताओ, इसमें कौन सा आर्टिकल है? किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है? जल्दी बताओ। चलो राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 143 में ये डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये इतना लर्न करना पड़ेगा आपको, इसको डिटेल समझने का अभी वक्त नहीं है, नहीं तो मैं इसको बहुत डीप में पढ़ाता, बट अब वक्त ही नहीं है, इसलिए इतना पढ़ लो बस अच्छे से। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल? प्राइम मिनिस्टर को किस आर्टिकल के हिसाब से अपॉइंटमेंट किया जाता है? जल्दी बताओ इसका राइट आंसर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ देखो, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इनके बारे में क्वेश्चन तो आता ही है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो सीमेट के, इसलिए ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में इन प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में सारा रूल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी इज नोन एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से किसको गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, अटॉर्नी जनरल को, किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन है, यानी कि ये सब देखभाल करते हैं, इनके कंट्रोलिंग में रहता है। मतलब अगर कोई बिगड़े बच्चा तो गार्डियन क्या करते हैं? उसको कंट्रोल करते हैं ना, पनिशमेंट करते हैं। तो अगर हमारे देश में कुछ गलत होता है तो पनिशमेंट कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article provides special provision for linguistic minorities? इसमें से कौन से आर्टिकल जो है linguistic minorities को स्पेशल प्रोविजन देता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा आर्टिकल होगा। देखो इसका राइट आंसर आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के बारे में कौन से प्रोसेस के बारे में किस आर्टिकल में बात किया गया है? वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है इसके बारे में कौन से आर्टिकल में बात किया गया? जल्दी बताइए आंसर इसका, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 67 में बात किया गया, डिस्कस किया गया इसके बारे में। आर्टिकल 67 में लर्निंग कर लो, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के बारे में आर्टिकल 67 में बात किया गया है। मैं सिर्फ 100 ही तो दे रहा हूं, इतना कर लोगे तो बहुत हद तक आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा। और आप जानते हो कि 4-5 मार्क्स तो आते ही हैं सीमेट के जीके वाले पोर्शन में, तो आपका बहुत हद तक काम आसान हो जाएगा। कम टाइम में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। चलो अगला क्वेश्चन, यहां दिया रेसिडुअरी पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विथ। ठीक है, तो जो रेसिडुअरी पावर होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसके साथ है? स्टेट गवर्नमेंट के साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, बोथ स्टेट एंड यूनियन के साथ, किसके साथ होगा? देखो सब बहुत डीप में पढ़ने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा बच्चों, इसके लिए आप मेरा अगले साल का एनुअल बैच ज्वाइन करो। मैं एकदम डीप में कवर करने वाला हूँ हर एक चीज। 500+ लेक्चर्स होंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, मतलब लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ऑप्शंस होंगे। और आप मेरे एनुअल ज्वाइन करिए, उसके बाद मैं अश्योर्ड करा रहा हूँ कि 99 और 100% आप सीमेट के एग्जाम में ला पाओगे। बट एनुअल ज्वाइन कीजिए स्टार्ट से, और एनुअल ज्वाइन ही नहीं कीजिए, एनुअल पढ़िए भी। अगर डेली का 1 लेक्चर्स पढ़ोगे ना 1 ईयर, उससे थोड़ा ज्यादा, तो आप 500 लेक्चर्स कवर करोगे। और एक बार भाई अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है ना, तो क्या होगा बता रहा हूँ, तो आपको अच्छा जॉब भी मिलेगा, कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, लाइफ सिक्योर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। इसलिए तो MBA कर रहे हो कि अच्छा ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। इसमें मत करो कंजूसी और ना ही बिगाड़ो चीजों को, टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। स्टार्ट से पढ़िए, 1 साल पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा।
लास्ट के 1-2 महीने पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होने वाला है। हालांकि इस बार सीमेट में इशू था, अभी पिछले कुछ साल से जून में हो रहा था एग्जाम, मई जून में, इस बार जल्दी से जनवरी में ही कर दिया एग्जाम, इसलिए थोड़े से इश्यूज हो गए होंगे, सबको प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ। तो भी अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आए तो मेरा तो रिक्वेस्ट है आप मेरे एनुअल प्लान जो है ज्वाइन कीजिए। इस बार 2026 के लिए मैं एनुअल बस एग्जाम के जस्ट बाद स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टार्ट से पढ़ोगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ कि अच्छे ही जाने वाला सारा चीजें। चलो इसका राइट आंसर होगा यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the minimum age to become a member of राज्यसभा? राज्यसभा का मेंबर बनने का मिनिमम एज कितना होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, भी वेरी इंपॉर्टेंट, एज के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कौन सा मिनिमम एज कितना है राज्यसभा मेंबर बनने के लिए, जल्दी से बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है 30 ईयर्स, कम से कम 30 ईयर्स होना चाहिए आपका राज्यसभा मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ म्यूनिसिपलिटीज? जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटीज के बारे में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट में बात किया गया है, ये आपको बताना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है, तो आपको बताना है। चलो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आर्टिकल, ये क्या है, कौन सा पार्ट है, 9A में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, 9A में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, लर्न कर लो, 9A में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इज बेस्ड ऑन, ये जो PIL वाला कॉन्सेप्ट होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है कि पब्लिक को इसके बारे में इंटरेस्ट है, यानी कि पब्लिक चाहती है, अगर पूरे एरिया की पब्लिक चाहती है किसी बारे में कोर्ट में जाए डिस्कस करे तो उसको कहते हैं PIL, ठीक है। ये बहुत आजकल फाइल होते हैं, किसी भी बात पे लोग PIL लगा देते हैं। तो चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो है ना लगा सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट? कोई नया स्टेट बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल इसमें से होता है, किस आर्टिकल के थ्रू हम एक नया स्टेट बना सकते हैं? जैसे बहुत सारे स्टेट में हो जाता है ना फाइट वाला सिचुएशन कि आधे पार्ट को ये बना दो, ये बना दो, बिहार से झारखंड हो गया, पहले महाराष्ट्र गुजरात एक था अलग हो गए, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जो पहले एक थे अलग हो गए। तो ये जब नया स्टेट बनते हैं किस आर्टिकल के हिसाब से बनते हैं, ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, आर्टिकल 3 के हिसाब से। आर्टिकल 3 में नया स्टेट बनाने का प्रोविजन है, लर्न ही कर लो, नया स्टेट बनाना आर्टिकल 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which schedule contains the allocation of powers between the union and the state? कौन से शेड्यूल में ये डिस्कस किया गया है या अलोकेशन कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में किस शेड्यूल में बात किया गया है, ये आपको देना है। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो तो इसका राइट आंसर क्या है, 7th शेड्यूल में डिस्कस किया गया है इसके बारे में। 7th शेड्यूल याद ही रखो, यूनियन और स्टेट के पावर एलोकेशन को किस में बात किया गया है, 7th शेड्यूल में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज मेंशन्ड अंडर, ठीक है, इनमें से किस के आर्टिकल के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात किया गया है, आपको ये बताना, जल्दी बताओ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की डिस्कशन किस आर्टिकल में किया गया, ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 32 में किया गया है। आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज मेंशन्ड, ठीक है, किया गया है। नेक्स्ट, द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल के थ्रू अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं हम लोग? अटॉर्नी जनरल को किस आर्टिकल के थ्रू अपॉइंटमेंट करते हैं, ये पूछा गया। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, सॉरी आर्टिकल में ये 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Indian Constitution describe India as the union of state under which article? The Indian Constitution describe India as a union of state under which article? तो बताओ कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिस्क्राइब किया गया है,
इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया क्या है, यूनियन है स्टेट्स का, सारे स्टेट्स को मिला के इंडिया बना है, ये किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है, तो ये होगा आर्टिकल 1 में किया गया है। पहले आर्टिकल में इसके बारे में डिस्कशन किया गया, इंडिया क्या है, बहुत सारे स्टेट को मिला के एक यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट, द राइट टू प्राइवेसी जो है ये कौन से फंडामेंटल राइट का पार्ट है, द राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट, बताओ, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, किस राइट के अंदर राइट टू प्राइवेसी आता है, तो इसका राइट आंसर आएगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंदर आएगा राइट टू प्राइवेसी वाला पार्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, अगला क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट के हेड होते हैं कौन, चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये आपको बताना है। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो आप लोग आंसर दो, आप आंसर बताओ जल्दी से। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके डाला गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, कौन से अमेंडमेंट से ये डाला गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, जल्दी आंसर बताओ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article ensured the right to form association और यूनियन, कौन से आर्टिकल इंश्योर कर रहा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, मतलब लोग मिला के साथ रहे, यूनियन बनाए और एसोसिएशन बनाए, ये कौन से आर्टिकल के थ्रू हमें पावर मिलता है कि हम साथ में यूनियन या एसोसिएशन बना सकते थे, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 19 के थ्रू। आर्टिकल 19 में हमें क्या मिलता है कि अश्योरेंस, इंश्योर करता है कि राइट टू एसोसिएशन और यूनियन हम बना सकते हैं, ये कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज मेंशन्ड अंडर, इसमें से कौन से आर्टिकल में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है, मेंशन किया गया है, कौन से आर्टिकल में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में किया गया है डिस्कशन, तो ये होगा आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 में जो है ना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वीबीआई, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस, मनी बिल जो है वो कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, बाकी सभी बिल जो है ना वो क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं, बाकी सभी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं, लेकिन मनी बिल दोनों में नहीं होते हैं। तो किस बिल में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो देखो सबसे पहले इसका क्या होगा, लोकसभा हो, क्योंकि मनी बिल नॉर्मली ये बजटिंग वाला से रिलेटेड है, वो पूरा अलग हो जाता है, तो मनी बिल किस में होता है, लोकसभा में होता है। नेक्स्ट, who resolve dispute regarding the election of the president, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन उसे सॉल्व करता है, ये बता रहा है ये क्वेश्चन में, जल्दी बताओ। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, कौन करता है, जल्दी बताओ कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इस डिस्प्यूट को सॉल्व करती है, सुप्रीम कोर्ट इस डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। चलो अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। Which article deals with the promotion of international peace and security? Which article deals with the promotion of international peace and security? कौन से आर्टिकल से ये बात होता है, तो आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 में ये दिया गया है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरस्टेट काउंसिल इज स्टैब्लिश्ड अंडर, कौन से आर्टिकल के थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स बनाया गया है, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखो ये सब टॉपिक को बहुत डीप में किया जा सकता है, पर अभी इतना वक्त नहीं है, जब आपके एग्जाम में 4-5 दिन बचे होते हैं तो इतना टाइम नहीं है कि डिस्कशन करें डिटेल में, आपको सारा चीज समझाऊं। उसके लिए आप ये एग्जाम के बाद अगला सेशन में पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो एकदम डिटेल में, फिर ऐसा ऑब्जेक्टिव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम डिस्क्राइब करके एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव तो अपने आप ही आ जाएगा सारा।
तो आई होप ये आपको आ जाएगा। चलो इसका राइट आंसर क्या है, आर्टिकल 263 में इसके बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन? कौन से आर्टिकल में बोला गया है कि बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना होगा गवर्नमेंट को? ये किस आर्टिकल में दिया गया है, किस आर्टिकल में इसके बारे में बोला गया है? जल्दी से बताइए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसका राइट आंसर है 21A में ये बात किया गया है, 21A में ये बात किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द 8th शेड्यूल डील्स विथ, द 8th शेड्यूल में इनमें से किसके बारे में बात किया गया, डील किया गया है? 8th शेड्यूल में किस बारे में बात किया गया? फंडामेंटल राइट्स में, लैंग्वेज में, स्टेट यूनियन टेरिटरीज में, इमरजेंसी प्रोविजन में? इसका राइट आंसर क्या होगा? लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज के बारे में 8th शेड्यूल में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article prohibits discrimination on the ground of religion, race, caste, sex और place of birth? तो क्या बोल रहा है, कौन से आर्टिकल इस बात को रोकता है कि हम किसी से भेदभाव उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, किसी से भेदभाव? ये कौन सा आर्टिकल हमें रोकता है ऐसा करने से? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा फास्ट हो रहा है बट यही रास्ता है, अभी इतना ही रास्ता बचा है, ज्यादा रास्ता है नहीं, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते अभी इतने कम टाइम में, थोड़ा फास्ट तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में ये डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस अंडर विच आर्टिकल? प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल के थ्रू इशू कर सकते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 123 में इसके बारे में ऑर्डिनेंस की डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग आंसर दीजिए प्लीज, आप आंसर देते रहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंस्क्राइब्ड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो ये जो है ना वेलफेयर स्टेट जो इंस्क्राइब्ड है कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर, बताओ जल्दी से क्या आएगा। ABCD कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर, बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या किया गया? वेलफेयर स्टेट के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट लिस्ट कंटेन हाउ मेनी सब्जेक्ट? देखो कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक्स स्टेट के लिस्ट में होता है, कुछ टॉपिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में होता है, कुछ टॉपिक दोनों में होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में कितने टॉपिक्स आते हैं ये इसमें बोला गया है। जल्दी बताइए स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में कितने टॉपिक्स आते हैं, ये यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। चलो तो इसका राइट आंसर 61 आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट, which amendment made voting constitutional right for adults above 18 years? 18 साल के ऊपर के बच्चों का वोट देना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनका अधिकार है। ये किस जो है ना मतलब कि अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया है, ये आपको बताना है। कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू 18 साल के लोगों का वोट करना अधिकार बनाया गया है, ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ। देखो इसका राइट होगा 61 या 61 वाला अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज इंस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके अगेंस्ट में आपका जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के हिसाब से, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आने वाला सी, आर्टिकल 23 एंड 24, आर्टिकल 23 एंड 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 97, द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी? पार्लियामेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, ये पूछा गया है।
देखो आप बस इतने क्वेश्चन लर्न कर लो। मैं समझ रहा हूँ आप में से बहुत सारे बच्चों को ये भी क्वेरी होगा, सर इतने फास्ट जा रहे हैं, टॉपिक्स को उतने डीप में एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इतना टाइम नहीं है भाई। एक्सट्रीमली सॉरी, अगर टाइम होता तो मैं बहुत डीप में एक्सप्लेन करता चीजों को, अब टाइम नहीं है तो मैं इतना करा रहा हूँ कि इतने टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आपको लर्न हो गया, याद रह गया, 2-3 बार वीडियो देख लो, तो कम से कम आपको क्या होगा कि एग्जाम में जाओगे तो काम आ जाएगा। इसलिए प्लीज इतना काम कर लो, आई होप, ठीक है, तो आप कर पाओगे। चलो नहीं, इसका राइट आंसर क्या है, 6 मंथ मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकता है। राइट आंसर क्या है, 6 मंथ मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 98। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 2 मेंबर्स टू द लोकसभा टू रिप्रेजेंट्स, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट 2 लोगों को लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं वो इनमें से कौन होते हैं? प्रेसिडेंट जिन 2 लोगों को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं वो इनमें से कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज होते हैं, कौन होते हैं ये आपको बताना। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये वीबीआई है। देखो इसका राइट आंसर क्या होता है, एंग्लो इंडियंस होते हैं। इसका क्या राइट आंसर होता है, एंग्लो इंडियंस होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इज, इनमें से कौन से पहले लॉ ऑफिसर है इंडिया के, ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इज द, कौन से पहले लॉ ऑफिसर इनमें से किसको कहेंगे? सॉलिसिटर जनरल को, एडवोकेट जनरल को, अटॉर्नी जनरल को, चीफ जस्टिस को, किसको पहले लॉ ऑफिसर कहेंगे? आपको ये बताना, जल्दी बताओ आंसर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, अटॉर्नी जनरल को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर। अटॉर्नी जनरल को क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट 100th क्वेश्चन, which article deals with the composition of the council of the state, राज्यसभा। कौन से आर्टिकल किसके बारे में डिस्कशन कर रहा है कि राज्यसभा में क्या क्या होगा? द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा। राज्यसभा में जो है ना काउंसिल ऑफ द स्टेट जो है कंपोजिशन, किस आर्टिकल में इसके बारे में बात किया गया है? आपको ये बताना, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बट अगेन मैं यही कहूंगा कि ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। कल शाम को 7 बजे फिर नया सेशन आएगा, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 100 क्वेश्चन में अलग अलग टॉपिक्स के करा रहा हूँ, जिससे आपका इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, करंट अफेयर्स, जीके, करंट अफेयर्स पहले दे चुका हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा, फिर और भी टॉपिक्स जो हो सकते हैं मैक्सिमम मैं पूरी कोशिश करूंगा। शाम को 7 बजे आके डेली आप सेशंस को अटेंड कर लीजिए। अभी जब तक एग्जाम नहीं हुए तब तक मेरा यही है, जितना मैक्सिमम हो सकता है पढ़िए, लास्ट मोमेंटम मत घबराओ, जो होना है होगा। तो अब लास्ट मोमेंटम बहुत प्रेशर भी मत लो, पढ़ो बस एक बार इनको देखो, 2-3 बार वीडियो रिपीट कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। तो इतना ही कर लो, ठीक है बस। उसके अलावा आप लास्ट मोमेंटम बहुत प्रेशर लेके सारा जो आता है वो भी भूल जाओगे ना, ऐसा मत करना, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 80, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गया। आज का 100 क्वेश्चन हो गया। किसी किसी क्वेश्चन में थोड़े बहुत माइनर टाइपिंग एरर कुछ हो गया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। देखो जब काम बहुत ज्यादा होता है, फास्ट करना होता है, तो थोड़े से माइनॉरिटी एरर्स कभी कभी आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ होगा। बस आप कॉन्सेप्चुअली जितना बता रहा हूं उतना चीज को समझ लो, और इतना कर लोगे तो बहुत हद तक कॉन्स्टिट्यूशंस के जो है ना काम आपको हो जाएंगे। मैं तो भी थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं। देखो ज्यादातर क्वेश्चन किसके ऊपर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, उसके रिलेटेड यूनियन पब्लिक, उसके बाद प्रेसिडेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद जो कोर्ट होता है, अटॉर्नी जनरल, जनरल जितने होते हैं, इलेक्शन कमीशन, यही कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगेन इसको अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो सारा काम बन जाएगा आपका। जो ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में इसी टॉपिक से सीमेट के एग्जाम में आते हैं, तो इतना ही करना। मैंने कोशिश किया जो हो सकता है उतना मोस्ट क्वेश्चंस को कवर करने का, और कम टाइम में इतना ही हो सकता है, इसलिए आज मैंने इतना किया है। अगले दिन फिर से दूसरे सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन कराऊंगा, तो अब अच्छे से सब कुछ डील करके पढ़ाई कर लो। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में फिर मिलता हूं आपसे, तब तक आराम से फिट फाइन रहिए, पढ़ाई करते रहिए।